असम की इस बुरी हालात की जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव के दौरान तो पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने असम बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव बीते, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, लेकिन स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। अभी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 78 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। स्थिति ऐसी है कि पेड़ों पर छुपकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। बच्चे अपनी किताबें सड़कों पर सुखा रहे हैं। लाखों के पास न खाना है, न पानी, न घर। कुछ के पास तो राशन के नाम पर कचरा पहुंच रहा है, और यह पहली बार नहीं हो रहा है। 2024 में 117, 2023 में 65, 2022 में 278 लोग असम में फ्लड की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, और जो बच जाते हैं उनकी जिंदगी कहां से पहले जैसी रहेगी। सरकार का कहना है कि यह एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से हुआ है, लेकिन सच ये है कि एक्सेसिव माइनिंग, जंगलों की कटाई, कमजोर बांध का टूटना और गलत तरीके से बनी सड़कें, यह सब असम बाढ़ की वजह रही हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर असम में हर साल बाढ़ क्यों आता है और सरकार इसे रोकने में क्यों फेल साबित होती है। नमस्कार। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 3 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 16,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग यानी आईएमडी ने भी राहत के कोई संकेत नहीं दिए हैं। विभाग के अनुसार 1 अगस्त तक असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, यानी आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। असम के कामरूप, मेट्रो, नावगांव, सोनीतपुर, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर और चराई देव सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं, जहां हजारों लोग अब भी राहत शिविरों या सुरक्षित स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। उधर राहत और बचाव अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य प्रशासन, स्थानीय एजेंसियां और भारतीय सेना के स्पीयर कोर संयुक्त रूप से ऑपरेशन राहत चला रही हैं। अब तक सेना 1000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में 19 टन से अधिक अनाज, 30,500 से ज़्यादा फूड पैकेट और 43,000 लीटर से ज़्यादा पीने का पानी समेत जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई है। कमोबेश यही स्थिति हर साल असम में बनी रहती है, लेकिन क्या सरकारें इसे रोक नहीं सकती? तो आइए इसे समझते हैं। आखिर असम में हर साल इतनी भीषण बाढ़ क्यों आती है? अगर इस सवाल का एक जवाब लेना हो तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन सिर्फ ब्रह्मपुत्र को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। इसके पीछे भूगोल, मानसून और नदी तंत्र का एक ऐसा मेल है जो असम को हर साल बाढ़ के सबसे बड़े खतरे वाले राज्यों में बदल देता है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे विशाल और सबसे ताकतवर नदियों में से एक है। इसकी शुरुआत तिब्बत में यारुलुंग त्सांगपो के नाम से हुई थी। वहाँ से यह पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा के पास हिमालय के चारों ओर एक विशाल यूटर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यह सियांग कहलाती है। यहाँ रास्ते में पहाड़ी झरनों, ग्लेशियरों से पिघलती बर्फ और तेज बहाव वाली कई नदियों का पानी इसमें जुड़ता जाता है। इसके बाद जैसे ही यह असम में प्रवेश करती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यानी असम पहुँचने से पहले ही एक दिन पूर्वी हिमालय के ग्लेशियरों, बर्फ के पिघलने और भारी बारिश का विशाल जल अपने साथ लेकर आती है। इसीलिए इसका जलस्तर पहले से ही काफ़ी ऊंचा होता है। अब बात असम की भौगोलिक स्थिति की। असम एक संकरी घाटी में बसा है, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तर में पूर्वी हिमालय, पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटकाई और नागा पहाड़ियां, जबकि दक्षिण में मेघालय का पठार स्थित है। मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं। ऊंचाई पर पहुंचकर हवा ठंडी होती है और मूसलाधार बारिश होती है। इसे ऑरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। इस भारी बारिश का पानी सैकड़ों छोटी बड़ी नदियों और सहायक नदियों जैसे सुबनसिरी, मानस, जिया, भराली, धनसिरी और कोपिली की जरिए तेजी से नीचे उतरता है और आखिरकार ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाता है। यही वजह है कि मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ता है, और जब नदी अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी लेकर बहने लगती है तो उसका सबसे बड़ा असर असम की घाटी पर दिखाई देता है। असम में बाढ़ इतनी विनाशकारी क्यों होती है? असम की बाढ़ सिर्फ भारी बारिश की वजह से नहीं आती, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रकृति भी इसे और खतरनाक बना देती है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ज़्यादा गाद यानी सेडिमेंट वाली नदियों में से एक है। हिमालय से लगातार टूटकर आने वाली मिट्टी, रेत और चट्टानें असम के मैदानी इलाकों में जमा होती रहती हैं। इससे नदी की तलहटी ऊंची हो जाती है और उसकी पानी ले जाने की क्षमता
कम होने लगती है। नतीजा नदी जल्दी उफान पर आ जाती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड रिवर है, यानी इसकी धाराएं लगातार अपना रास्ता बदलती रहती हैं। यही वजह है कि तटबंधों को सुरक्षित रखना मुश्किल होता है और बाढ़ के दौरान उनके टूटने के खतरा बढ़ जाता है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, भूटान समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में एक साथ बारिश होती है। इन इलाकों की कई सहायक नदियों का पानी एक साथ ब्रह्मपुत्र में पहुंचता है, जिससे नदी अचानक उफान पर आ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, तेज शहरीकरण, वेटलैंड्स पर अतिक्रमण, जंगलों की कटाई और बाढ़ वाले प्राकृतिक मैदानों पर निर्माण ने हालात को और बिगाड़ दिया है। यानी अब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि इंसानी दखल भी असम की बाढ़ को हर साल और विनाशकारी बना रहा है। क्या असम में बाढ़ को रोका जा सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि असम में बाढ़ को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्मपुत्र नदी के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। यही मौसमी बाढ़ उपजाऊ मिट्टी लाती है, काजीरंगा जैसे वेटलैंड्स को जीवित रखती है और खेती और मत्स्य पालन को भी सहारा देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर साल होने वाली तबाही को रोका नहीं जा सकता। जानकारों के मुताबिक बेहतर बाढ़ पूर्वानुमान, वेटलैंड्स का संरक्षण, जरूरत वाले इलाकों में मजबूत तटबंध, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाकर नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी असम की चुनौती बाढ़ को रोकना नहीं बल्कि उसके साथ सुरक्षित तरीके से जीना सीखना है, क्योंकि यहाँ बाढ़ सिर्फ मौसम की घटना नहीं बल्कि भूगोल, मानसून और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल अंतर्राष्ट्रीय नदी का स्वाभाविक परिणाम है। तो ये थी असम बाढ़ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।